हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और आज ये हमारा पार्ट टू रहेगा। पार्ट टू लेक्चर है क्योंकि पार्ट वन में हमने देख लिया है कि बेसिक नॉलेज के बारे में बात किया था कि पीरियोडिक टेबल क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, है ना। एटॉमिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, ये सब हमने उस लेक्चर में देख लिया था। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वहां से देख सकते हो। अदरवाइज मैंने छोटा सा रिकैप बनाया है, पहले वो देख लो आप। तो अगर नॉर्मली अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें किसी भी एलिमेंट का तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि मान लो हमें नियोन के लिए करना है, नियोन के लिए इसका हमें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है, राइट? कितना होता है? 10 होता है। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे लिखेंगे? 1s2, है ना। देखो 1s2 आपको ये तो पता होगा कि 1 का मतलब क्या है, यहाँ 1 फर्स्ट पीरियड पे चल रहे हैं। 2 का एस का मतलब क्या है, यहाँ पर एस का मतलब है कि एस सबसेल पे चल रहे हैं, और ऊपर जो पावर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन ने जगह ले लिया है, राइट। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या लिखेंगे? 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2 लिखेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अपना नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करो, अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो आप बोलोगे 1s2, 2s2, 2p6, फिर स्टार्ट कर दोगे 3s2। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा चला जाएगा, है ना, बहुत लंबा चलता जाएगा। तो इसको इजी वे करने के लिए अपन इस मैजिक नंबर का यूज़ करेंगे। अब बोलोगे सर कैसे यूज़ करते हैं, तो चलो वो बताता हूँ कि किस तरह से यूज़ करेंगे। देखो ये जो आपको ये जो नंबर दिया गया है ना, 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, 32 और 32, अगर आपको टोटल करोगे ना, टोटल 118 आ जाएंगे। पर वो अलग की बात है। आपको इसमें ये ट्रिक समझना है कि ये जो हमारा मैजिक नंबर है वो क्या है? नोबल गैस के एलिमेंट का भी नंबर है, राइट। और हम सबको पता है नोबल गैस के एलिमेंट में कौन कौन आते हैं? हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेडन आता है, रेडन आता है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर आपको कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है इस इजी वे के मेथड से, इस मैजिक नंबर के मेथड से, तो आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि इसका एलिमेंट, इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। अब इस क्लोरीन से पहले वाले में देखो कि इस क्लोरीन से पहले नोबल गैस का एलिमेंट कौन सा आता है। तो देखो क्लोरीन से पहले अगर आप चेक करोगे तो देखना कि क्लोरीन से पहले नोबल गैस के एलिमेंट में नियोन आता है। कौन आता है? नियोन आता है। और नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है, राइट। और ये कौन से पीरियड पे आता है नियोन? तो सेकेंड पीरियड पे आता है, राइट। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया आपको? तो नियोन का मतलब क्या है कि इसने सेकेंड पीरियड पूरा तरह से फिनिश कर दिया है। अब स्टार्ट क्या करेंगे अपन? थर्ड पीरियड से। और थर्ड पीरियड से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 3s लिखेंगे, राइट। और एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन और बच गए सर। तो वो किस में जाएगा? 3p में जाएगा। 5, तो क्या हो जाएगा? 3p5। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, कॉमा, उसके बाद क्या लिखेगा? 3s2 एंड 3p5। तो ये देखो कितना छोटा में हो गया है कि नहीं। तो ये हमें सिंपल वे सिखाता है ये मैजिक नंबर। तो इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो बहुत ही इजी वे में अपन कर पाएंगे। अब बोलोगे सर इजी वे में तो तब कर पाएंगे ना जब हमें मैजिक नंबर के एलिमेंट का नाम पता हो। तो आपको नोबल गैस के एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए। तो भी कोई ईजी है, पूरा क्या है, बस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडन। तो देखो देखते देखते हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी इजी कर लिया है। अगर कोई डाउट रहता है तो भी आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे अपन और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये तो हमारा ऐसे भी बस इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसके बाद वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा और उसमें अपन पूरी अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना। ये बस आपको इतना बताना था कि अपन कि हमारे केमिस्ट्री में क्या दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें कितने ब्लॉक के बारे में पढ़ना है हमें? वो 4 ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक का काम है रिप्रेजेंट करना, मतलब कि वो बताता है कि जिसके हमने लिखा ना 1s 2s ये लिख रहा था, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा था कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने पीरियड है, राइट, कौन से पीरियड पे अपन चल रहे हैं। जैसे 1s लिख रहे थे, 2s लिख रहे थे, तो वो बता रहा था कि हम सेकेंड पीरियड पे हैं, मतलब वो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा था। बात करो डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक का काम है वो क्या करता है? ट्रांजिशन करवाता है। अब देखो ट्रांजिशन से एक सिमिलर वर्ड आता है ट्रांजेक्शन।
ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, पैसा का ट्रांजेक्शन होना, राइट। आप पैसा का ट्रांजेक्शन कहीं से भी कर सकते हैं अपने, जैसे कि एटीएम, लाइक एटीएम में भी तो करते हैं ना, पैसा जाकर हमने एटीएम कार्ड डाला, वहां से पैसे क्या पैसा क्या हुआ, वहां से पैसा ट्रांसफर होता है, मतलब वो पैसे का अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट। क्या बोलेंगे उसको, पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और हम केमिस्ट्री में किसका ट्रांजेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, राइट। ये तो आपको पता ही होगा। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे करते हैं, शेयरिंग करते हैं तो चार्ज भी तो आता होगा, तो बिल्कुल चार्ज आता है। एग्जाम्पल में अगर देखना चाहते हो तो देखो, जैसे कि मान लो क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने एलिमेंट है, सॉरी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ एक। क्लोरीन के पास होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7। अब क्लोरीन को क्या करना है, क्लोरीन चाहता है कि हम कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को कैच कर लें, और हाइड्रोजन भी यही चाहता है कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं अपना ऑक्टेट को पूरा कर लूं और मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊं। तो उस टाइम ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या चाहेंगे कि हम शेयरिंग कर ले, मतलब कि वो क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन अपना वो शेयर कर ले और एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि क्लोरीन शेयर करे, ताकि जो है दोनों ऑक्टेट पूरे हो जाएं, जिसको हम लिखते हैं HCl। जिसमें हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें चार्ज आता है पॉजिटिव का, और Cl जो है उस इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसमें चार्ज क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो ये आपस में कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करते हुए दिखाई देंगे। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्यों करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल रहना चाहते हैं सर। वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेंगे नहीं, मान लो वो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, तो अपना ऑक्टेट को वो कंप्लीट नहीं कर पाता, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है, राइट। और अगर हाइड्रोजन उसे इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन, वो जो अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर पाता नहीं। तो वो क्यों ऑक्टेट, अब हम बात करेंगे इसमें कि क्यों अपना वो ऑक्टेट को पूरा करना जरूरी समझता है, क्यों ऐसा करता है वो, तो एक और डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है ना, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला जो लेक्चर होगा उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओ, है ना। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि अगर हो सकता है मैंने अभी कुछ टॉपिक अगर आपको नहीं बताया है तो आप मुझे बताना, ठीक है। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक जो है ना वो इनर ट्रांजिशन करता है, क्या करता है वो इनर ट्रांजिशन करता है, वो फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ लेंगे। तो हमने एस ब्लॉक के बारे में भी देख लिया कि वो रिप्रेजेंट करता है, पी ब्लॉक भी रिप्रेजेंट करता है, डी ब्लॉक क्या करता है, ट्रांजिशन कराता है। जिस तरह हमने एग्जांपल भी दिया हाइड्रोजन और क्लोरीन का, आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, देख सकते हो डी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। आप कोई भी एलिमेंट को चेक करना, बहुत सारे जितने भी एलिमेंट है ना, सबको यही दिखेगा कि वो ट्रांजिशन करेगा। अगर मान हो ट्रांजिशन का मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। क्यों लेगा, क्या कि वो स्टेबल होना चाहता है, राइट। और स्टेबल होने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ एक्सेप्शन की दुनिया है। एक्सेप्शन इसमें भी आता है, वो है जिंदगी का बाड़ा हो गई, मतलब ZnCbHd है ना। ये जो है, ये तीन आइटम ऐसे हैं, तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन नहीं करते हैं। अब ट्रांजिशन ये क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है, वो पहले से स्टेबल होते हैं। अब वो पहले से सारा स्टेबल है तो वो क्यों चाहेगा अपना ऑक्टेट को तोड़ना, उसको कोई जरूरत नहीं है ना। तो वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को ना लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है। तो ये इसीलिए इसका नाम ही है जिंदगी कबाड़ा हो गई। ये ट्रिक है ZnCb और Hb, तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। तो रिकैप तो देख लिए हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल क्या है। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है नॉन एलिमेंट्स का। अगर हम बात करें कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है। अगर हम बात करें पीरियड कितने होते हैं, तो पीरियड होते हैं 7 और ग्रुप कितने होते हैं 18। अब बोलोगे सर ये तो ठीक है, अगर हमें याद करना रहा तो कैसे याद करेंगे। देखो मैं तो बोलूंगा अगर आप पूरा याद कर ले तो अच्छी बात है, और नहीं याद करते हो तो मैं जितना बताऊंगा उतना ही याद रखो, उतना से आपका काम हो जाएगा, है ना। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो कौन कौन सा चीज याद रखना है आपको। देखो हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद एच से है, हलीना से याद आएगा एच, ये LI, लीना से LI, और ये Na से लीना, के से ये पोटाशियम, RB ये CS, ये FR ये फरियाद, राइट। दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आई रिपीट, हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, टी जरा हाफ रे। यहाँ तक आप याद कर लो, बहुत ही इजी है। अब उसके बाद याद करिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि इधर से हमें उतना मतलब नहीं है,
है ना। अब बात याद करो आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या याद रखो कि पहला है बाल गायब इन तेल, बाल से ज्यादा है बी ए एल हो गया ये बाल, जी ए से गायब, आई एन से इन, टी आई से तेल, राइट। दूसरा है ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इजी है, ये कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, एस एन और पीबी। यहाँ नोटिस करना है कि सभी के लास्ट में एन एन आएगा आपको, तो ये ट्रिक है। अगर हम बात करें दूसरे पीरियड की, तो उसमें क्या याद रखना है, नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एज सब भी, नाइट्रोजन के पास एज सब भी, नाइट्रोजन के पास एज सब भी। उसके बाद है ओ एस से टेपो, क्या है, ओ एस से टेपो। उसके बाद है फालतू क्लोरीन बर्बाद आइसक्रीम 8, फालतू क्लोरीन बर्बाद आइसक्रीम 8। उसके बाद है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडन। ये तो आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए क्योंकि ये नोबल गैस के एलिमेंट्स हैं, तो ये आपको याद रहना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इसका भी अगर ट्रिक भी बता देता हूँ कि इसमें भी सभी के लास्ट में क्या आता है, एन एन आता है, राइट। और इसके लिए हमने मैजिक नंबर ही बताया है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अगर आप उसको ऐड करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर भी जान सकते हो कि 2 हमने देखा 2, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। यहाँ पर होता है 8, 2 और 8 को मिला तो क्या हो जाएगा 10, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। उसके बाद फिर क्या होता है 8, तो फिर यहाँ पर 2, 8, 8 और 8 को मिला क्या होगा 18, तो इसका आर्गन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18। तो इस तरह से हमने ये चीज बताया भी है उसमें, है ना। तो ये अगर आपको ये याद हो जाती है ना, तो आपको कहीं भी आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और दूसरी बात मैं तो कहूंगा कि आपको इसके अलावा, इस ट्रिक के अलावा आपको A1 से 20 तक तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना ही चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरह में आपको 20 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर आप 20 तक याद कर लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आगे आपको नहीं आएगी, राइट। तो हमने नेमिंग तो सीख लिया है, ट्रिक तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसमें अपन पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले पढ़ना है हमें एटॉमिक साइज के बारे में। देखो हम सबको पता है यहाँ ये सब है क्या, एटम्स ही तो हैं, तो इसका खुद का साइज होगा, खुद का वॉल्यूम होगा, है ना। तो अगर हम बात करें पीरियड्स में, अगर हम डाउन द ग्रुप अगर आते हैं, अगर हम बात करें कि अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं, मतलब ऊपर की से नीचे की ओर अगर आते हैं, तो हम बोलेंगे इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, इंक्रीज होता रहेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें इस पीरियड में, अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर आते हैं तो वो भी बोलेंगे कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, राइट। अब बात करते हैं दूसरा, एटॉमिक साइज जो होता है ये जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या तो यूं कहो एटॉमिक साइज जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर ये डाउन द ग्रुप क्या, अगर हम इसमें डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी ग्रुप में नीचे से ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो हम बोलेंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। या फिर अगर हम बोले कि राइट टू लेफ्ट अगर हम मूव करते हैं तो भी बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब हो रहा है, देखो ये सारे सारे हैं क्या, ये सारे सारे एलिमेंट हैं, एटम है। इसके बाहर में ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का ही शेयर करते हैं ये, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कि एक ये ऑर्बिट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और रोटेट कर रहा है। मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसी को शेयर कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को शेयर कर दिया, तो उसके शेयरिंग करने से जो भी चार्ज आया, है ना, इसमें जो भी चार्ज आया, जो भी आयनाइजेशन हुआ, उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्योंकि आयंस का मतलब क्या होता है, या तो आयंस का मतलब ये चार्ज, अब वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट। ये कैटायन होता है कैनायन होता है, वो कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मान लो जैसे कि एग्जांपल अगर देते हैं कि HCl का, है ना, अगर अपन एग्जांपल दे HCl का, तो कैसे देंगे, जैसे कि देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इसको या तो दे दे या तो शेयरिंग कर ले, राइट। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देगा तो इसमें चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसमें चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो एक तरह से ये हो कह रहा है
आयनाइजेशन ही तो हो रहा है ना, एक तरह से आयन ही तो आ रहे हैं, चार्ज ही तो आ रहा है ना, तो उसी पोटेंशियल को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता है इलेक्ट्रॉन से प्यार, मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। मान लो एक सेल है, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो और ये चाहता है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करूं, ये क्या चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करूं, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करे, लूज ना करे, उसके लिए जो भी वो एनर्जी लगाता है उसको रोकने के लिए, उसी एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो हमने एटॉमिक साइज देखा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लिया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये एक्सेप्शन की दुनिया है। बिना एक्सेप्शन के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है ना। तो पहला एक्सेप्शन आता है अपना एटॉमिक साइज पे। एक्चुअली एटॉमिक साइज क्या होता है, कह रहा था कि अगर किसी भी ग्रुप में, अगर डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और अगर लेफ्ट टू राइट ऐसे जाते हैं तो भी एटॉमिक साइज बढ़ता है, राइट। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है अपना जेडार और एचएफ के बीच, ये जेडार और एचएफ के बीच, जेडार और एचएफ के बीच ऐसा क्या होता है, होना क्या चाहिए था, एचएफ का एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए था और जेडार का एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए था, क्योंकि ये लॉजिक तो यही कहता है। पर यहाँ उल्टा हो जाता है, जेडार का एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, और एचएफ का जो एटॉमिक साइज होता है ये छोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जस्ट बगल में प्रेजेंट होता है लैंथेनॉइड सीरीज, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण ये 4f का 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका ये पुअर शिल्डिंग का काम कर जाता है, राइट। अब दूसरा एक्सेप्शन बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हमने कहा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहता है कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और अगर राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, राइट। तो होना क्या चाहिए, अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा या हीलियम का, तो हम बोलेंगे सर ये हीलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और अगर हम पूछें कि एटॉमिक साइज ज्यादा किसका होगा, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, राइट। अगर इसमें भी ट्रिक समझना है तो इतना समझ लो, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना एटम का साइज बड़ा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक का साइज छोटा, राइट। अब देखो एक्सेप्शन क्या कहता है। पहला एक्सेप्शन आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ना क्या चाहिए था, अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना चाहिए था। इट मींस लिथियम से ज्यादा होना चाहिए था बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था बोरोन का, क्योंकि सीक्वेंस तो यही कहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जो बेरिलियम और बोरोन है ना, ये बेरिलियम और बोरोन, इस दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाता है। बेरिलियम जो होता है ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है, और इस बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, मतलब ये चला जाएगा बेरिलियम की जगह और बेरिलियम आ जाएगा बोरोन की जगह, राइट। अब आ जाए दूसरा एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन आता है इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, मतलब नो के बीच, है ना, NO। तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है ये चला जाएगा नाइट्रोजन की जगह, और नाइट्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन की जगह, बाकी सेम रह जाएगा, राइट। अब देखो थर्ड एक्सेप्शन कहाँ आता है, तीसरा एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो होना क्या चाहिए था, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो हमें तो इलेक्ट्रो एफिनिटी भी बढ़ना चाहिए था। अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी बढ़ना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। इसका एक्सेप्शन है ये नाइट्रोजन ग्रुप 15, कौन सा है, ग्रुप 15। होना क्या एक्चुअली चाहिए था कि नाइट्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है वो ज्यादा होना चाहिए था, और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी थोड़ा कम होना चाहिए था, क्योंकि रूल तो ये कहता है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर यहाँ एक्सेप्शन आता है इस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज्यादा हो जाता है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी थोड़ा कम हो जाता है, तो ये फॉस्फोरस जो है ऊपर चला जाएगा और नाइट्रोजन नीचे चला जाएगा,
और हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर एच, फिर एसबी, फिर बीआई, फिर एमी, राइट। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स है। पहला है टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट को कहेंगे टिपिकल एलिमेंट्स। इसका ट्रिक है टी से टिपिकल और टी से थर्ड, है ना। उसके बाद हमें पढ़ना है ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट किसको कहेंगे, है ना। ब्रिज एलिमेंट्स किसको कहेंगे। ब्रिज एलिमेंट का काम क्या है, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब है दो जगह को जोड़ना। ब्रिज का मतलब क्या होता है, दो जगह को जोड़ना। तो दो से याद आएगा टू, टू से याद आएगा सेकंड पीरियड। तो ब्रिज एलिमेंट कौन होंगे, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में आएंगे, ब्रिज एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे, राइट। अब आते हैं एनामोलस पेयर पे। एनामोलस पेयर का आता है एआर और के के बीच होता है, टीई और आई के बीच होता है, टीएच और पीए के बीच होता है, और सीओ और एनआई के बीच होता है। अब बोलोगे सर इसका कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल ट्रिक है। जैसे कि देखो मैंने ये ट्रिक मैंने अपने नाम से बनाया है। मेरा नाम है अर्पण और मेरे को ठंडा पानी पीने से एलर्जी है। तो मैं क्या कहता हूँ कि अर्पण कुमार, मेरे दोस्त कहते हैं कि अर्पण कुमार तेरी इच्छा ठंडा पानी पीने को क्यों नहीं करती। अर्पण कुमार तेरी इच्छा ठंडा पानी पीने को क्यों नहीं करती। दैट इज कॉल्ड ट्रिक, है ना। ये एक ट्रिक है ना, जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हो, पर मेरे हिसाब से तो ये सही लगा। दूसरा ट्रिक है मेटलॉइड्स के लिए। मेटलॉइड्स बहुत कम को याद रहता है और शिव जी की आरती भी बहुत कम लोगों को ही याद रहती है। तो इसी के बेसिस पे ट्रिक है कि शिव जी की आरती सब एस से टेपो, शिव जी की आरती सब एस से टेपो, राइट। उसके बाद है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच होगी वो देखो। डायगोनल का मतलब क्या है, क्रॉस कनेक्शन, है ना। क्रॉस कनेक्शन जैसे कि कनेक्शन होता है एलाई और मैग्नीशियम के बीच, है ना, बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच, बोरोन और सिलिकॉन के बीच, कार्बन और फास्फोरस के बीच, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच, फ्लोरीन और आर्गन के बीच, मतलब क्रॉस कनेक्शन चलता जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। उसके बाद हमें पढ़ना है डॉबेनियन ट्रेड रूल। और डॉबेनियन ट्रेड रूल का कहना क्या है, डॉबे कि अगर हम किसी दो एलिमेंट के मासेस को जोड़ दें और उसको टू से डिवाइड कर दे तो वो बीच उस दोनों के बीच के जो एलिमेंट होगा, दोनों के बीच का जो एलिमेंट होगा उसके वो एटॉमिक मास के बराबर होगा, राइट। अब ऐसा होता कैसे देखो, जैसे कि लिथियम है, लिथियम है और यह है पोटाशियम, दोनों का एटॉमिक मास को जोड़ो क्या हो जाएगा 7 + 39 और 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर टोटल कितना आएगा 23 आएगा, जो कि किस क्या है, इस सोडियम के बराबर होता है, सोडियम का मास के बराबर होता है। तो ये सब जगह लेकिन एप्लीकेबल नहीं है ना, ये किसी किसी एलिमेंट्स के साथ ही एप्लीकेबल होता है। तो इस डॉबिनियन ट्रेड रूल को हटा दिया गया है। ये एक समझो तो ये फ्लॉप हो चुका है, लेकिन क्या है हमें एनसीईआरटी में पढ़ना है तो पढ़ना है कि नहीं। अब है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है वो क्या कहना चाहता है वो देखो, यहां से नाम ही क्लियर हो रहा होगा। ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है 8। इनका कहना था कि अगर कोई एलिमेंट ले लो, जैसे कि ये लिथियम ले लो, है ना, ये हमने क्या लिया, मान लो ये लिथियम ले लिया, और इन साइंटिस्ट का कहना था कि इसके बाद का जो आठवां एलिमेंट होगा, इसके बाद का जो आठवां एलिमेंट होगा, यहां से बाद का जो भी आठवां एलिमेंट होगा उसमें भी सेम फीचर एप्लीकेबल होगा जिस तरह का इसके पास है। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, देखो। और उस टाइम मैं बता दूं, जब ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जब बना था ना, उस टाइम जो है ये नोबल गैस नहीं रहता था, ये नोबल गैस उस टाइम नहीं था, अवेलेबल नहीं था, राइट। तो अब यहां से कैलकुलेट करना शुरू करो, लिथियम है यहां से कैलकुलेट करो, आठवां कहां तक आता है वो देखो, ये 1 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और आठवां आएगा ये हमारा सोडियम। आप बोलोगे सर आप तो बोले थे कि हम न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कह रहा था कि इसके बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा उसमें सेम फीचर एप्लीकेबल होगी। अब वो कैसे होता है देखो, लिथियम का टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मींस उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करो सोडियम का, सोडियम के भी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, इसमें फिल कितने हैं 2 8 और 1। इट मींस इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। देख सकते हो दोनों फीचर किस तरह सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन ये फीचर तब तक ही काम रखा देगा जब तक ये नोबल गैस फॉर्म नहीं हुआ था। नोबल गैस के फॉर्म होते ही ये फ्लॉप हो गया। फ्लॉप कैसे हो गया, अब देखो, जब ये नोबल गैस फॉर्म हो गया, नोबल गैस जब फॉर्म हो गया तो अब क्या हो जाएगा, देखो अब यहां से कैलकुलेट करो 1 2
3 4 5 6 7 और 8 आ रहा है इस नियोन के पास। तो देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बोलो बराबर ये कैसे हो सकता है? ये तो अलग अलग हो गया, राइट। तो न्यूटन ऑक्टेव रूल तब तक ही सीमित रहा जब तक यहाँ नोबल गैस फॉर्म नहीं हुआ था। नोबल गैस के फॉर्म होते ही ये भी फ्लॉप हो गया, राइट। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? उसके बाद हमें पढ़ना है लूथर मेयर कर्व। अब ये लूथर मेयर कर्व क्या है? लूथर मेयर कर्व ने एनसीईआरटी में बस इतना लिखा है कि ये जो है ये एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच का कर्व है। ये कहां पर किसका कर्व है? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच का कर्व है ये लूथर मेयर कर्व। बस अब इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में बस छोटा सा यही टॉपिक दिया है। अब उसके बाद हमें याद रखना या पढ़ना है बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या पढ़ना है अपने को? बॉन्ड पैरामीटर्स। अब बॉन्ड पैरामीटर्स में हमें देखना है कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ये रेजोनेंस क्या होता है, ये सब के हमें पढ़ना है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है? बॉन्ड ऑर्डर कहता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितना नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे कि वन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम होगा, डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, राइट। उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में लगे। बॉन्ड को तोड़ने वाला एनर्जी को ही कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, राइट। अब देखो यहां से बहुत कुछ मैं लिंक करने वाला हूं जो कि आपको इजी पड़ेगा। अगर मैं लिंक नहीं करूंगा ना तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि बॉन्ड एंगल क्या है, कब वो बढ़ेगा, कब वो घटेगा, कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इस समय आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे। सबसे पहले मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें कि क्या कहा था, अगर अपन राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हैं, राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। यही हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, राइट। यहां तक तो क्लियर है आपको। तो अब मैं बोलता हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। अगर हम बोले कि राइट टू लेफ्ट अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है इससे आप क्या क्या समझोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, इट मींस आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी भी होती होगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं पर बढ़ तो रहा है ना, राइट। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा इट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा, इट मींस बॉन्ड की एनर्जी भी बढ़ेगी। और बॉन्ड की एनर्जी बढ़ेगी तो उसके एंगल्स बढ़ेंगे, इट मींस बॉन्ड का एंगल भी बढ़ेगा। अब बॉन्ड एंगल अगर बढ़ता है तो याद रखना कि वहां रेजोनेंस भी बढ़ेगा। क्या होगा? रेजोनेंस भी बढ़ता है, राइट। अब रेजोनेंस अगर बढ़ेगा तो एस परसेंटेज भी बढ़ेगा। अब बोलोगे सर ये एस परसेंटेज क्या है? ये एस परसेंटेज, रेजोनेंस तो चलो समझ आता है पर ये एस परसेंटेज क्या है? देखो एस परसेंटेज है जैसे कि मान लो CH4 लिखा हो, क्या लिखा हो, CH4 लिखा हो। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करें, क्या करें, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो लिखेंगे ना sp3, राइट। sp3 में अगर देखा जाए तो ये अप्रोक्स जो s होता है ना, s अप्रोक्स ये देखा जाए तो ये 25% एरिया s ने लिया है, बाकी 75% एरिया p ने ले लिया है, राइट। अगर हम बात करें C2H4, C2H4 तो C2H4 में देखा जाए तो C और C क्या है, डबल बॉन्डेड है, और इधर क्या है, सिंगल बॉन्डेड रहेगा H। तो इसका जो S परसेंटेज निकलेगा वो अप्रोक्स 33.3% के बीच आएगा, क्योंकि ये sp2 होता है। इसमें हम बोलेंगे कि S परसेंट जो है वो 33% एरिया लिया है, बाकी का एरिया ले लिया है P ने।
फिर आ जाओ C2H2 पे। C2H2 पे देखा जाए तो ये C ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा, इट मीन्स इसका हाइब्रिडेशन होगा sp, और sp में देखा जाए तो 50% कैरेक्टर जो है वो s ले लेगा और 50% p ले लेगा। तो देखा जा रहा है कि अगर बॉन्ड ज्यादा होंगे तो s परसेंटेज भी ज्यादा हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जब कनेक्टेड था तो उस टाइम s परसेंटेज कितनी थी 25, डबल बॉन्डेड आया तो s परसेंटेज 33 हो गई, और जहां ट्रिपल बॉन्ड आया वहां पर s की परसेंटेज 50% हो गई। क्लियर है? अब यहाँ एक और मजे की बात सुनो। हम सबको पता है ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं छुपा होता है, राइट? क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है कि अगर s परसेंटेज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड का परसेंटेज भी बढ़ता है, राइट? बहुत है बढ़िया। अब इतना कुछ हमने लिंक कर लिया ना, अब बस एक चीज और बताता हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक साइज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मैं फिर से बता रहा हूँ, एटॉमिक साइज जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इतना कुछ हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, टेंशन मत लो, हम अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करने में आपको पता चल जाएगा कि कब क्या करना है। अभी जैसे पहला क्वेश्चन मैं दूं आपको, अगर मैं बोलूं कि ये हलीना के रफ से फरियाद ये जो है, मान लो हम बोल रहे हैं कि बताओ ये जो पोटाशियम है, पोटाशियम का पोटाशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा या सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? आप क्या बोलोगे? सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर उसका एस परसेंटेज ज्यादा होगा या पोटाशियम का एस परसेंटेज ज्यादा होगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली पर्पस होता है बॉन्ड एनर्जी के, और हमें पता है बॉन्ड एनर्जी क्या है, या फिर बोलो बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और हमें पता है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं एस परसेंटेज भी ज्यादा होगा। तो आप बोलेंगे कि जो सोडियम है उसका एस परसेंटेज ज्यादा होगा और पोटाशियम का एस परसेंटेज कम होगा, राइट? तो हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करते चलेंगे, है ना? तो हमने एक क्वेश्चन तो सॉल्व किया ना, अब बात करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको BeCl2, BCl3 एंड CH4, राइट? अब देखो यहाँ, अगर आपको बोला जाए ना कि बॉन्ड एंगल निकालना है तो सबसे पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो उसका। क्या करो, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। जैसे BeCl2 है, मतलब बेरिलियम क्या है, सेंटर पे है, उसके दो दो क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है, राइट? अब यहाँ पर देखो BeCl3 है, तो मतलब यहाँ बोरोन जो है वो सेंटर एलिमेंट है, और बाकी तीन तरफ क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है। उसी तरह CH4 को देखो तो ये जो कार्बन है वो सेंटर पर अटैच है, और चार हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, CH4 का हाइब्रिडेशन निकलेगा sp3, BCl3 का हाइब्रिडेशन आएगा sp2, और BeCl2 का हाइब्रिडेशन आ जाएगा अपना sp। अब हमें याद है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है, और बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है तो उसका एस परसेंटेज भी ज्यादा होता है। इट मींस ये बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस परसेंटेज के। और हमें अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एसपी में हम जो होता है, एसपी जो होता है उसमें सबसे ज्यादा एस परसेंटेज होता है, उसमें 50% एस परसेंट होता है और 50% पी का परसेंटेज होता है, राइट? इट मीन्स सबसे ज्यादा किस में आएगा, BeCl2 के पास आएगा, उसके बाद BCl3 के पास आएगा, और उसके बाद CH4 के पास, राइट? तो अगर हम बोले कि बॉन्ड एंगल ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है sp के पास, उसके बाद sp2 के पास, और सब उससे कम sp3 के पास, राइट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? अब बात करते हैं कि मान लो कभी ऐसा हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम हो जाए, मान लो कोई दो एलिमेंट है उसके क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आपको सेम दिख जाए, तो उस टाइम आपको क्या करना है? सबसे पहला केस क्या कहता है, सबसे पहला केस कहता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना तो आप उसका लोन पेयर चेक करो। अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, अगर उसका लोन पेयर प्रेजेंट रह जाता है तो उस टाइम आपका जो बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लोन पेयर के, है ना? और अगर जैसे कि मान लो CH4 है
और NH3 है, CH4 है और NH3 है। इस दोनों का अगर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 ही आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में से एक में क्या छुपा है, एक में लोन पेयर प्रेजेंट है। NH3 में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो गया तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दूसरा केस, अगर मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया और दोनों में ना ही कोई लोन पेयर हमें दिख रहा है, तो उसका मतलब समझ जाना कि वो दोनों के दोनों में बॉन्ड एंगल जो होगा वो सेम हो जाएगा। जैसे कि BF3 है और BCl3 है, यहाँ पर दोनों का हाइब्रिडेशन भी देखो तो सेम आ रहा है। दूसरी बात, इस दोनों के बीच में लोन पेयर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो है एलिमेंट होंगे उसमें क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल दोनों का सेम हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए, तब क्या करोगे, हाइब्रिडेशन भी सेम और लोन पेयर भी सेम है ना, तब क्या करोगे। जैसे यहाँ एक में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक में क्या है, फॉस्फोरस है। हमें पता है कि ये देखो यहाँ नाइट्रोजन कहाँ पर है, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा फॉस्फोरस। हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। इट मीन्स अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। इसीलिए हमने कहा था, याद करो, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसी के हिसाब से मैंने सारा कुछ लिंक किया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो हमने कहा था बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा, एस परसेंटेज भी ज्यादा, रेजोनेंस भी ज्यादा, पाई बॉन्ड भी ज्यादा। देख सकते हो ये सब के सब कैसे चल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी अगर इस ट्रिक के हिसाब से चलते हो तो। और हमने बस एक चीज कहा था कि एटॉमिक साइज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। एक है NaCl3 और एक है PCl3। दोनों में देखो तो दोनों में लोन पेयर भी प्रेजेंट है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो अब पता कैसे चलेगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। उस टाइम आपको क्या देखना है वो देखो। आप उसमें दोनों में से पता कर लो कि दोनों में से सेंट्रल मेटल एटम कौन है। अब जैसे पता चल जाएगा सेंट्रल एटम कौन है, तो उसको उसमें देखो आप कि सेंट्रल एटम में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हम बोलेंगे उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही लेके गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही हमने डिपेंड किया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होना चाहिए। अब हमने याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी पढ़ रहे थे तो हमने दो कंडीशन देखा था। एक हमने बोला था कि अगर हम ग्रुप्स में नीचे से ऊपर की ओर अगर मूव करते हैं तो हमने कहा था कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और अगर राइट टू लेफ्ट अगर हम मूव करते हैं तो भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इस जगह पे प्रेजेंट है, मतलब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, हमने कहा था। और हमने ये भी कहा था कि अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसके पास, इस नाइट्रोजन के पास, तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड एंगल भी ज्यादा नाइट्रोजन का होगा। किसका होगा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा नाइट्रोजन का ही होगा, राइट। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। अब बोलोगे सर बॉन्ड ऑर्डर किसी का अगर हमें फाइंड करना रहे तो कैसे करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपके लिए एक इजी ट्रिक है। सबसे पहले आप लिख लो 10 to 18 तक लिख लो, और ये जो 14 है ना, 14th को आप मान लो कि ये मिड पोजीशन पे है। अब मिड पोजीशन पे है, आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, देखो ये ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। ऐसा कर लेना। उसके बाद आप 10 से स्टार्ट करो, लिखना 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 और 3, मतलब 5 0.5 बढ़ाते चल रहे हैं। जब हम 14 तक चले जाएंगे, जब 14 तक चले जाएंगे तो वहां नंबर आएगा हम अपना 3। उसके बाद आप क्या करो, माइनस करते चलो 0.5, अब आ जाओ वापस 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1। इस तरह का सीक्वेंस आप बना लो। सीक्वेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि अब मैं बोलूं कि आपको ऑक्सीजन का O2 का बताना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। अब O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8।
कितना होता है 8 होता है। सबको पता अब O2 है तो मतलब 2 बार 8 लिखेंगे, मतलब 8 प्लस 8 टोटल कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब बोलोगे सर 16 आ रहा है, तो अब देखो 16 हमने यहाँ लिखा है, 16 के नीचे क्या जो नंबर है ना वही उसका बॉन्ड ऑर्डर बताता है, तो 16 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी तरह किसी का भी आप एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, और ये डिपेंड कैसे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे वो भी समझते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंडेंट था, ये सब हमने पहले ही बात कर लिया, इस परसेंटेज सब देख लिया। अब बात करना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको समझ ही क्या आता है, इलेक्ट्रॉन है उसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, चार्ज कौन सा होता है नेगेटिव का चार्ज होता है, इसलिए हम तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नेगेटिव, और हमें याद होगा ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप एक याद रख लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, राइट। अब अगर दूसरा कुछ लॉजिक लगाओ, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अपन अगर एटॉमिक साइज पे डिपेंड कराएं, वैसे मान लो एटॉमिक साइज पे, और हमें पता है कि एटॉमिक साइज में क्या होता है, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है, ये हमने पहले कहा था, और अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो भी एटम के साइज इंक्रीज करते जाती है, मतलब जस्ट अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, राइट। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को बोले तो हम क्या कहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस एटॉमिक साइज के, राइट। तो हम फिर से डिपेंड किस पे हो गए, एक एटॉमिक साइज को लेकर के, और एक हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हमने सिर्फ इसी पे बांटा है ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जब बार बार दूसरा कुछ याद करना ना पड़े। और इनऑर्गेनिक ऐसा ये है ना कि अगर आप एक मिस्टेक करोगे ना तो एक क्वेश्चन आप गलत करके आ सकते हो, है ना। तो अब बात करते हैं एक एक्सेप्शन की। देखो हमने पहले ही कहा है यार, हर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ हर जगह पे आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा, पर ये एक्सेप्शन मैंने इस तरह से बताया ना कि आपको इजी रह पड़ेगा याद करने के लिए। देखो हमने क्या कहा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, इतना तक हमने कहा। लेकिन एक एक्सेप्शन ये आता है कि अगर मान लो पी ब्लॉक का हाइब्रिडाइज होगा, अगर पी ब्लॉक का हाइब्रिडाइज मतलब कि अगर ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सबको पता है ना ब्लॉक सबको पता होता है, राइट। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है, राइट। तो ये जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, अगर इस पी ब्लॉक के एलिमेंट अगर इस हाइड्रोजन के साथ मतलब ये एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ अगर अटैच होते हैं, तो उस जगह पर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये जो एटॉमिक सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, उस टाइम ये लॉजिक काम नहीं आएगा, उस टाइम उसका अपोजिट हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से अपन समझ जाएंगे, है ना। अब एग्जाम्पल है N2O3 P2O3 ASO3। अब देखो इसमें आपको बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा और किसका नहीं। अब देखो आप इसमें से पता कैसे करोगे, तो देखोगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हमें पता करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है। अब यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। अब ये यहाँ पर आओ, ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, राइट। और ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो उस टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इसका मतलब क्या है, उसका एटॉमिक इसके जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो भी कम होगी। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन जो है उसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, फास्फोरस का है उस थोड़ा उससे कम, और आर्सेनिक का सबसे कम। अब दूसरा एग्जांपल है B2O3 Al2O3 Ga2O3। अब इसमें भी सेम करना है आपको, फिर से इसका अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करें, देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ
बाल गाया बिन तेल मैंने कहीं कहा था, शायद आपको याद करो कहाँ कहा था, इस जगह पे, BAL और GA। मैंने इसका सीक्वेंस बताया था ना, बाल गाया बिन तेल, यहाँ पर हमने कहा था नाइट्रो, ये तो नाइट्रोजन फास्फोरस एज सब भी, ये भी हमने कहा था, है ना। तो ये ट्रिक आपको याद रखते जाना पड़ेगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो हम अब आ गए हैं BAL GA पे, मतलब बाल गाया बिन तेल। तो याद आ जाएगा आपको कि बाल पहले B, फिर AL और फिर गायब। तो मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, और ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बोरोन के पास, फिर अपना एल्युमिनियम के साथ, और फिर Ga के साथ, गैल्वेनियम के साथ, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। N2O, NO और N2O3। अब बोलोगे सर इसमें तो तीनों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अब इसमें पता कैसे करेंगे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखो इजी वे बताता हूँ। आप सबसे पहले चेक करो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। अगर नहीं आता तो मेरे को कमेंट करना, मैं बाद में बता दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इस टाइम नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि मेरे को शॉर्ट में वीडियो को कंप्लीट करना है। तो मैं बताता हूँ कि जो ना N2O है ना, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, NO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और N2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर एक और बात बताने वाला हूं मैं कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। देखो फिर से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही कोरिलेट कर दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा तो उसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, ये सब हमने पहले किया हुआ है। अब देखो, अब N2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इट मींस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो N2O3 में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उससे कम NO में, और सबसे कम N2O में। अब बोलोगे सर ये तो ठीक है, ये तो इजी ट्रिक था, ये तो हम कर लिया। अब बोल रहे थे एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन कहाँ लगेगा वो बताइए। तो देखो ये क्वेश्चन को अब देखो, ये क्वेश्चन है H2O, H2S, H2SC और H2TE। इसको देखने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि एलिमेंट जो है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब किस पीरियड में आते हैं और कहाँ पर देखा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने के लिए मैंने ये बताया भी था एलिमेंट के नाम को, कि OS से टेपो, OS से टेपो। तो देखो ये यही थे, OS, SE और TE। मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। डाउन द ग्रुप जब भी आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके बाद सल्फर के पास, उसके बाद Se के पास, उसके बाद Te के पास। तो बोलूंगा सर हाँ आप बिल्कुल सही हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के पास ही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि ये जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट, ये जो ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, किस कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और इस पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ अटैच कौन है, ये हम ना, हमारा हाइब्राइड अटैच है, मतलब ये हाइड्रोजन अटैच है एस ब्लॉक वाला। और हमने एक्सेप्शन यही कहा था कि अगर पी ब्लॉक के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो हम उस कंडीशन में जानेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। या तो यूं कह लो कि उस अगर हाइड्रोजन अटैच होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ, तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है एसिडिक एटॉमिक साइज के। तो अब मैं तो कहूंगा कि आप एक ही याद रखो, पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ अगर ये है जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका मतलब है जिसका या आप देखो, अब देखो यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पर इस कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में हमें ये चेक नहीं करना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या नहीं है। हमें इस कंडीशन में देखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। या तो यूं कह लो, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो सबसे कम होगा, उससे ज्यादा, Se उससे ज्यादा, और Te सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ लेकर के चलेगा, राइट। तो हमने दोनों तरफ से क्वेश्चन को कर लिया। एक क्वेश्चन किया हमने
एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। दूसरा हमने एक्सेप्शन पे भी क्वेश्चन कर लिया कि कब वो जो प्रोसेस है वो उल्टा हो जाता है, मतलब कि कब एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये हमने एक एक करके क्वेश्चन किया। अब मैं मिक्सर क्वेश्चन देता हूँ, अब आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए LiOH, NaOH, KOH और RbOH। अब इसको आप सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, है ना। अब देखो, जब आप सॉल्व करोगे तो उस टाइम को क्या नोटिस करना है, सबसे पहले तो एलिमेंट को देखो, वो एलिमेंट को चेक करो जो अलग दिख रहे हो, जैसे कि OH सब में है तो इसको छोड़ दो, उसके अलावा कुछ जो एलिमेंट है उसको चेक करो, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है। अब ये ये आप देखो, तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, क्योंकि हमने कहा था हलीना के रब से फरियाद। हमने यहाँ पर क्या कहा था, आपको एलिमेंट के नाम याद रखा हुआ है था, तो हमने कहा था हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। तो ये जो है हलीना की तरफ से फरियाद से मतलब क्या है, हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। अब डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी हाइड्रोजन की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाइड्रोजन की ज्यादा है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। अब बोलोगे सर यहाँ तो H प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन तो अटैच है, पर ये एक्सेप्शन वाला तो हमारा नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन हमने कब कहा था, जब P ब्लॉक के एलिमेंट हो और उस P ब्लॉक के एलिमेंट के साथ, P ब्लॉक के एलिमेंट के इस P ब्लॉक के एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच होता है, तब हम वो एक्सेप्शन लगाएंगे कि उस टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर यहाँ तो P ब्लॉक के एलिमेंट है ही नहीं, S ब्लॉक के ही एलिमेंट है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो उस जगह पे हमारा एक्सेप्शन वर्क नहीं करेगा। और उस टाइम हम जो रियल लगाते हैं, जो रियल समझाने हैं अभी तक कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी को हम करेंगे, है ना। जैसे हलीना की तरफ से फरियाद था, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा देन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, राइट। अब मान लो कि ये क्वेश्चन को भी जस्ट अब मैं उल्टा कर दूं, मतलब ये सेम क्वेश्चन रहेगा, अब बताना है आपको कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है। LiOH, NaOH, KOH और RbOH में ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे, बोलोगे सर आपने तो सिखाया ही नहीं, आपने सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ का सिखाया है। पर याद करो मैंने क्या कहा था, अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का याद रखते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ याद हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है। हमने क्या कहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट मींस बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा ही बेसिक स्ट्रेंथ के, राइट। कोरिलेट करना सीख लो, है ना, कोरिलेट करना सीखो तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इस जगह पे आपको देखना है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसकी है, या तो मैं बोलूंगा आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही लेकर के चलो, बस इसमें इस ये देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, जिसकी कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ क्या था, हलीना के रब मतलब आरबी, तब से देखो लास्ट में क्या आ रहा है, आरबी है, तो आरबी का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आरबी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, इसका मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी ज्यादा होगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ज्यादा, के का उससे ज्यादा, Na का उससे ज्यादा और लिथियम का उससे ज्यादा, राइट। तो इतना सारा हमने क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये क्वेश्चन आप फिर से खुद से करो ताकि आपको और कोई डाउट ना रहे। एक है BeO, MgO, CaO और SRO। अब इसको चेक करो, फिर से उसी तरह करना है आपको, एलिमेंट को चेक करना है, वो एलिमेंट को देखो जो अलग दिख रहे हो, जैसे ऑक्सीजन सभी के पास है, आपको ये चेक नहीं करना है, आपको क्या चेक करना है, जो एलिमेंट डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ है ना, Be है, Mg है, कैल्शियम है, ये इसको चेक करो। हमने कहा था इसका ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखो फिर से हम कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप ही आ रहे हैं, और डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। और हमने कहा था कि हमें यहाँ क्या चेक करना है, बेसिक स्ट्रेंथ दिखाना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, क्योंकि जिसकी कम होगी उसी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा।
तो यहाँ हमारा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, इस SR की होगी। तो SR का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और एसिडिक स्ट्रेंथ कम इसका मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए दो चीज बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। पोलराइजेशन जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, जिसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल q के साथ। अब चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सबको पता है चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, राइट। अब ये आता कैसे है, जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है, उसके ऑर्बिट पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अगर वो क्या किया, अगर वो एलिमेंट कहीं से इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को एडिशन करता है, इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन क्या एडिशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब कौन सा चार्ज उसमें ऐड हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन का एडिंग करने के कारण जो चार्ज उस पे आया, दैट इज कॉल्ड आयंस। अब आयंस भी होते हैं दो टाइप्स के, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को एडिशन कर ले, और पॉजिटिव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर देगा तो वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर ले लेता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाले को अपन कहते हैं एनायन, और पॉजिटिव वाले को कहते हैं कैटायन, राइट। अब मैं यहाँ एक फिर से लिंकेज ला रहा हूँ। लिंकेज यह है कि ये जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन के, किसके, एनायन के। और एनायन में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एडिशन किया होगा। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमको यहाँ से ये भी याद आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। फिर से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ले आए और लिंक कर दिया इस पोलराइजेशन के साथ भी। मतलब अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी ही होगी, लेकिन इसकी पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन अब वो क्वेश्चन जो है ना, वो पूछेगा एनायन और कैटायन के थ्रू ही। तो इसका मतलब आप ये भी याद रखना है कि इसमें चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज एनायन के पास होता है या कैटायन के पास, तो एनायन के पास। तो यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इसके लिए क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको उससे इजी होगा, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है NaCl, सोडियम क्लोराइड, फिर MgCl2, फिर AlCl3। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका है। अब बोलोगे सर ये तो नया कैरेक्टर आ गया, ये कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे समझ में आएगा, ये कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है। कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है ना, मैं यहाँ भी बताता हूँ, कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। कोवैलेंट कैरेक्टर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। इसका मतलब पोलराइजेशन तो ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब फिर से आपको देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा जिसकी होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा उसके पास ही होगा, राइट। अब देखो यहाँ चेक करो, NaCl, यहाँ MgCl2 और Al। यहाँ फिर से आपको क्या देख करना है, एलिमेंट को चेक करो, वो एलिमेंट को जो इसमें अलग अलग दिख रहे हो। मतलब क्लोरीन तो सबके पास है, भले इसका नंबर चेंज है पर क्लोरीन तो है सबके पास, राइट। दूसरा आइटम क्या है, एक में सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। ये देखो, मैंने कहा था ना आपको 20 तक एलिमेंट याद रखना जरूरी है। ये देखो हम किधर मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं। और राइट की लेफ्ट अगर मूव करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, राइट। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो अगर से बात करें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास होगी, इस एल्युमिनियम के पास होगा, उसके बाद मैग्नीशियम के पास, उसके बाद Na के पास। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर भी किसके पास होगा, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर एल्युमिनियम के पास होगा, है ना, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास BeCl2, MgCl2, CaCl2। अब देखो यहाँ पर फिर से देखो, Cl2 सबके पास है, दूसरा एलिमेंट क्या दिख रहा है, Be, Mg और Ca। अब Be, Mg और Ca, Be, Mg और Ca, ये देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार
स्कूटर वापरा जाए, फिर से याद आएगा हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, और डाउन द ग्रुप अपन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उधर कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। दूसरी बात, इसमें पोलराइजेशन भी कम हो गया, पोलराइजेशन अगर कम होगा तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अपनी बेरिलियम के पास, तो इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम के पास, और सबसे कम होगा Ca के पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना CaF2, CaCl2, CaBr2। अब देखो इसमें कैल्शियम जो है वो सब में सेम है, दूसरा एलिमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, क्या है, F है, Cl है और Br है। हमने यहाँ भी ट्रिक बताया था कि फालतू क्लोरीन बर्बाद आइसक्रीम एट, फालतू क्लोरीन बर्बाद आइसक्रीम एट, तो यहाँ दिया है फालतू, फिर क्लोरीन, फिर बर्बाद, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इसका मतलब पोलराइजेशन कम, पोलराइजेशन अगर कम है तो इसमें कोवेलेंट कम कैरेक्टर भी कम होगा, मतलब सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास, Br के पास, उससे कम, उससे ज्यादा किसके पास है, क्लोरीन के पास है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास है, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन अपने सेम कर लिया, अब कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट को याद रखना है, क्या ये डाइपोल मूवमेंट को भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बांध दिया है। डाइपोल मूवमेंट को भी हमने किस पे रखा है, डाइपोल मूवमेंट को भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बांट के रखा है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना बैक बॉन्डिंग। देखो बैक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के रिगार्डिंग। तो देखो बैक बॉन्डिंग जो है ना, बैक बॉन्डिंग में आपको समझना क्या है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है इसमें कि बैक बॉन्डिंग होता कैसे है। जैसे कि दो एलिमेंट है, मान लो कोई x है, यहाँ मान लो कोई y है, दो एलिमेंट है अपने पास, एक x है एक y है। एक्स वाले एलिमेंट के पास जो है क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। और ये एक्स वाला एलिमेंट चाहता है कि हम ये लोन पेयर को किसी दूसरे एलिमेंट को दे दें, मतलब ये वाई एलिमेंट को दे दें। तो ये वाई वाला एलिमेंट तो तभी लेगा जब इसके अंदर क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल खाली होगी, मतलब कोई इसको नीड होगी इलेक्ट्रॉन की कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तभी तो ये इसका जो है लोन पेयर है वो ले लेगा ना। अगर इसके पास जगह होगा ही नहीं तो ये इसका लोन पेयर लेगा नहीं, राइट। तो लोन बैक बॉन्डिंग होने के लिए दो चीज होना जरूरी है, पहला तो एक एलिमेंट के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरा दूसरे एलिमेंट के पास उसके बैकेंट ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, ताकि अगर ये इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करे तो दूसरा एलिमेंट आराम से उसको ले सके, राइट। अब देखो दूसरा पॉइंट ये है कि ये अगर बैक बॉन्डिंग अगर आपको देखना है, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कब होती है, जब सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग तब होगी जब दोनों एलिमेंट, ये जो एक्स वाला एलिमेंट और ये वाई वाला एलिमेंट, दोनों एलिमेंट अगर सेकेंड पीरियड से हो तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। अब बोलोगे सर कि अगर 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 एक एक एलिमेंट अगर सेकेंड पीरियड का है और एक एलिमेंट अगर थर्ड पीरियड का है तो क्या बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, देखो बैक बॉन्डिंग तो होगी, पर जितना स्ट्रॉन्ग ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के साथ होता है ना, उतना सेकेंड और थर्ड के साथ नहीं होगा। अब जैसे सेकेंड और फोर हो गया, मान लो कोई एक एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का, एक एलिमेंट है फोर्थ एलिमेंट का, तो इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, पर उससे थोड़ी थर्ड पीरियड से के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाएगी। और मान लो कोई एलिमेंट अगर सेकेंड पीरियड का है और एक कोई एलिमेंट फिफ्थ पीरियड का है, तो समझ जाना कि इसमें बैक बॉन्डिंग बहुत कम होगी। उसी तरह एक पीरियड है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ले लो और एक सेवन पीरियड का एलिमेंट ले लो, तो दोनों में जो बैक बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। तो यहाँ समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैक बॉन्डिंग तब ही पॉसिबल है जब एक एलिमेंट कम से कम सेकेंड पीरियड का हो, कम से कम सेकेंड पीरियड का एक एलिमेंट होना ही चाहिए। अगर सेकेंड पीरियड का एक एलिमेंट नहीं होगा तो बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्लियर है। अब देखो, अब इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है CH3N है, उसमें हम क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और फिर CH3 मतलब NCH3 है, राइट। अब देखो इसमें आपको देखना क्या है, इसमें क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, देख सकते हो। अगर इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो इस तीनों में से किसी के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब वैकेंट ऑर्बिटल है वो पता कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये जो कार्बन है, कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन को रह सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अब ऐसा क्यों सर, क्योंकि आप सबको पता है इसका अगर टोटल एलिमेंट कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होते हैं। इसमें दो आउटर क्या होता है, 2 और 4, राइट।
अगर ये कार्बन को देखो तो ये कार्बन कितने बॉन्डिंग बना सकता है, 4 बॉन्डिंग बना सकता है। कैसे? देखो कार्बन को अगर देखो ना तो कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फर्स्ट सेल में 2, लास्ट सेल में 4। मतलब ये क्या चाहता है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्डिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है सिर्फ, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को वो दे भी रहा है, वो शेयरिंग कर रहा है ना, वो लेना देना दोनों एक साथ कर रहा है, मतलब ले भी रहा है और दे भी रहा है, राइट। अब देखो, तो अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक 3 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया है वो हाइड्रोजन से, और चौथा इलेक्ट्रॉन ले लिया ये नाइट्रोजन के साथ, राइट। अब देखो इसमें दूसरा में फिर से उसी तरह CH3 है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है नाइट्रोजन के साथ। उसी तरह दूसरा CH3 है, तीसरा CH3 देखो, तो ये भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लिया है। तो ये कंप्लीटली फुल है। ये जो है नाइट्रोजन के साथ अटैच जो हुए थे तीनों CH3, ये तो कम पूरा अच्छे तरह से कंप्लीट है, ना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ही इसको इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करना चाहता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो एन के पास, इस नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, राइट। इसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है एलिमेंट है, नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। मतलब सब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना था और तीनों कर लिया है, एक इस CH3 के साथ, एक इस CH3 के साथ और एक इस C वाले CH3 के साथ। तो अब इसके पास लोन पेयर को शेयर करने के लिए कोई अलग एलिमेंट नहीं बचा। तो अगर कोई अलग एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन ये नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड का तो है, पर इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं थी, जिसके कारण हम बोलेंगे इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखोगे, यहाँ पर है SiCH3, फिर SiCH3 बीच में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस जगह पे आप खुद से चेक करो, है ना। आप देखना यहाँ पर इस जगह पे ये नाइट्रोजन जो है वो शेयरिंग कर रहा है, और इसमें ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, वो भी शेयरिंग करेंगे, वो भी एक एक शेयर कर लेगा। आपको चेक करना है, आप चेक कर सकते हो, इस ये जो है इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगा, राइट। अब हमें एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है जो कि नीट में पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। एक क्वेश्चन है BF3 और एक है BF4-। ये क्वेश्चन नीट में आया था 2019 में। इसमें आपको बोला गया था कि आप इसको देख करके बताओ कि बैक बॉन्डिंग को देख करके बताओ कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा किस में होगी। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले तो शॉक हो जाओगे कि ऐसा होगा कैसे, राइट। अब बॉन्ड लेंथ इसमें पता कैसे करें, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो बॉन्ड लेंथ हमने एक ट्रिक भी बताया था कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप चेक करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किस में है। अगर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें कम होगी, उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, राइट। अब देखो यहाँ पर चेक करो आप, पहला है BF3, तो ये बोरोन है। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। पहले 2 हो जाते हैं इसमें और 3 इसमें, मतलब टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो वो कंप्लीटली ले लिया है, पहला इस वाले F के साथ, दूसरा इस वाले F के साथ, तीसरा इस वाले F के साथ। और ये तो दो लोन पेयर थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसको भी अपने पास ले लिया है। मतलब बैक बॉन्डिंग इसमें आराम से हो रहा है, बैक बॉन्डिंग तो इसमें आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा, राइट। इसका मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी खाली है, राइट। तभी तो बैक बॉन्डिंग हो रही है सर, क्योंकि जगह खाली था, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को लिया, इस लोन पे वाले इलेक्ट्रॉन को भी लिया। अब आ जाओ इस BF4- के साथ, तो यहाँ पर ये बोरोन है, ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। इसने क्या किया, एक इस वाले से लिया, एक इस वाले से, एक इस वाले से और एक इस वाले से।
अब भी एक स्पेस खाली रहा, लेकिन लोन पेयर हम जब शेयर करते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयर होना चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम शेयर नहीं कर सकते। अगर लोन पेयर किसी को देना है तो दोनों देना पड़ेगा, सिंगल नहीं दे सकते। और ये जो इसमें बोरोन है, ये बोलता है मुझे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं चाहिए। मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अब खाली नहीं है, इसको सिर्फ एक ही ऑर्बिटल चाहिए था। तो इसमें पता तो चल रहा है ना कि ये इसमें बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है? अगर आपने ऑर्गेनिक थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पीएचएस पता होगा कि अगर बॉन्ड बनाता है कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, डोनेट नहीं कर दे रहा है, वो बस दे रहा है, शेयरिंग पे लगा रहा है ना, डोनेट नहीं करता है। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर करता है मत तो इसके कारण एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है? टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बोरोन था ये इक्वली क्या था? सिंगल बॉन्डेड से अटैच था फ्लोरीन के साथ। लेकिन जैसे ही ये लोन पेयर को ले लेगा तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। और आपको याद होगा हमने कहा था सबसे पहले ही कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के साथ। बॉन्ड लेंथ के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हम सबको पता है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सिंगल, है ना, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है। और हमने ये भी देखा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर ऑर्डर ज्यादा है मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। और नंबर ऑफ बॉन्ड अगर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो यहां तो ये पता चल जा रहा है कि ये BF3 जो है बैक बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन इसमें बॉन्ड लेंथ कम है। अब इसमें बॉन्ड लेंथ कम है तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो BF4 में होगा। अब कैसे होगा वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे BF4 माइनस है, अब इसमें चेक करो, जब ये बोरोन है कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इस फ्लोरीन से, एक इस फ्लोरीन, एक इस फ्लोरीन और एक इस वाले फ्लोरीन। बचा एक इलेक्ट्रॉन को जगह। अब इसके पास सिर्फ लोन पेयर बचा है, और अगर ये चाहे तो लोन पेयर को अगर दे दे तो लोन पेयर को देगा, इसका मतलब है इसको दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन को दे दे। इसका मतलब यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल खाली है ही नहीं। ये वैकेंट ऑर्बिटल इसमें खाली नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बोरोन को। लेकिन ये फ्लोरीन बोलता है कि मैं दूंगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन दूंगा और डबल बॉन्डेड बनाऊंगा। और ये बोरोन कह रहा है कि नहीं, मेरे पास इतना जगह है ही नहीं, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। तो इसमें बैक बॉन्डिंग तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जिसको पता होगा ना कि बैक बॉन्डिंग से पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो सकती तो बॉन्ड लेंथ क्या चेक करना? राइट। तो क्वेश्चन आपको बस घुमा के पूछे जाते हैं नीट में, बस इतना कह रहा हूँ। बस आपको लॉजिक लगा के रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, ये सब था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू atomic size, और atomic size is directly proportional to bond length and basic strength। ये हमने देखा है, राइट। और हमने कुछ तो ऐसा नहीं किया, सबको हम लिंक करते जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ही। तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपको एक बार में समझना है ना तो लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेना, आपको बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है यार। अब देखो, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसको बताना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक में है BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। सबके पास दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब सब में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब सब में अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो पता कैसे करें कि बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी होगी, किसकी ज्यादा होगी? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, बॉन्ड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ चेक करना है। इसका मतलब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एक तरह से एनर्जी चेक करना है, और बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओ, आप देखो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। आप देखो यहाँ क्या है, एक में फ्लोरीन है, दूसरे में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो, अगर आपको ये याद हो तो हमने इसमें के लिए बोला था ना, फालतू क्लोरीन बर्बाद आइसक्रीम, फालतू क्लोरीन बर्बाद आइसक्रीम। मतलब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटता है तो सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी उसकी कम होगी। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगा, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद हो जाएगा ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है ना वो बॉन्डिंग किसके साथ होता है। हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड किसके साथ बनाना पसंद करता है। हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाना पसंद करता है फोन के साथ। किसके साथ? फोन के साथ। FON वाला फोन नहीं, फोन के साथ बॉन्डिंग हम इंसान बनाते हैं, ये एटम्स नहीं, राइट। अब देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे कि CH है और FH है, तो आप बोलोगे ये जो FH है ये तो बोल देंगे हम कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन अगर CH है तो हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटरमोलिकुलर और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं अपन। अब इंटरमोलिक्यूलर का मतलब क्या है? इंटरमोलिक्यूलर का बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब कि बीच दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब दो सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब ही होता है डिफरेंट। कोई मैच खेल रहे हैं, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, तो हम क्या कहते हैं? हम इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं। मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट बीच के नेशन में होने वाला मैच को ही कहते हैं इंटरनेशनल मैच। तो इंटर का मतलब क्या समझ आता है? डिफरेंट। मतलब दो अलग अलग अगर मॉलिक्यूल्स हैं और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही हो तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर की, तो मतलब कि दोनों अगर सेम, दो मॉलिक्यूल हो और दोनों अगर सेम हो और उसके साथ अगर बॉन्डिंग हो रही है तो उसको कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब इसका एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देख लो यहाँ पर। एग्जांपल है इंटरमोलिक्यूलर का। यहाँ HF है, फिर HF है, फिर HF है। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन किसके साथ पहले बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहा है सबसे पहले फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ बनाने के बाद किससे बना रहा है? उसके बाद फिर से हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार डेल्टा पॉजिटिव, एक बार डेल्टा नेगेटिव, एक बार डेल्टा पॉजिटिव, एक बार डेल्टा नेगेटिव, एक बार डेल्टा पॉजिटिव, दूसरी बार डेल्टा नेगेटिव। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हो रहे हैं, राइट। और उसके बीच में पॉसिबल है तो हम बोलेंगे ये एक एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। उसके बाद क्या है? इंट्रामोलिकुलर की बात करो। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है? दोनों सेम होने चाहिए। अब देखो जैसे कि एक बेंजीन रिंग बनी हुई है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और यहाँ पर से बॉन्ड निकला हुआ है और उससे कार्बन अटैच है, कार्बन से फिर ऑक्सीजन अटैच है और इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? ऑक्सीजन है। दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हम अगर पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट अगर मूव करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है तो वो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन में अगर चेक करोगे तो कार्बन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज को लेके चलेगा और ये जो ऑक्सीजन है वो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो किससे अटैच है? हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पर ये भी ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है? हाइड्रोजन के साथ। मतलब इस दोनों दोनों का बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये दोनों पॉसिबल भी हैं, राइट। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है आपको। अब यहाँ पर इंट्रा और इंटर ये दोनों में याद रखना कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, वो इंटर में ज्यादा होता है। इंटर में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इंट्रा के आ जाओ तो इंट्रा में कम मेल्टिंग पॉइंट होती है और कम बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। उसी तरह स्टेबिलिटी की बात करो तो स्टेबिलिटी की बात करें तो इंटर मॉलिक्यूलर में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है और इंट्रा मॉलिक्यूलर में कम स्टेबिलिटी होती है। सरफेस टेंशन की बात करो तो वो सरफेस टेंशन जो होता है वो इंटर में भी ज्यादा होता है और इंट्रा में भी ज्यादा होता है। विस्कोसिटी की बात करो तो वो इंट्रा में भी ज्यादा होगा और इंटर में भी ज्यादा होगा। तो अगर आप इसको भी कोरिलेट करो तो सिंपल से क्या बन जाएगा कि जो इंटर मॉलिक्यूलर है ना उसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होती है, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ज्यादा सॉल्युबिलिटी भी होता है, ज्यादा सरफेस टेंशन भी होता है और ज्यादा विस्कोसिटी भी होता है। और जो इंट्रा मॉलिक्यूलर होते हैं ना उसमें कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो कम स्टेबिलिटी होती है, मतलब कम स्टेबल होता है, लेकिन सरफेस टेंशन ज्यादा होगा और विस्कोसिटी ज्यादा होता है। क्लियर है?
अब आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी पे। थर्मल स्टेबिलिटी में हमें दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है पैरामैग्नेटिक, दूसरा पढ़ना है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है और डायमैग्नेटिक क्या है वो बताता हूँ। देखो, अगर मान लो कि दो एलिमेंट है अपने पास, एक एक्स है दूसरा वाई है ना। अगर मान लो ये जो एक्स एलिमेंट है हमने उसका क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक सम किया, या तो ये डायरेक्टली बोल लो कि हमने उसका एटॉमिक नंबर चेक कर लिया। एटॉमिक नंबर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि हमने इलेक्ट्रॉनिक सम किया। अगर आप किसी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक सम करते हो और अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक सम अगर ऑड में आता है, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। जैसे कि मान लो 15 आ गया, 17 आ गया, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक आ गया। अगर हम मान लो कोई ये दूसरा एलिमेंट है और उसका एटॉमिक हमने क्या किया, हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक सम किया, और इलेक्ट्रॉनिक सम करने के बाद देखा हमने कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सम है वो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब इवन नंबर पे अगर आता है तो हम बोलेंगे उसको डाई मैग्नेटिक। क्या कहेंगे उसको, डाई मैग्नेटिक। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है कैसे, कि मान लो हमने लिखा H2। H2 का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। मान लो हमने लिखा N2, तो N में नाइट्रोजन में कितना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा। N2 है मतलब कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, और 14 क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात ये बताना है मेरे को, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। क्या आता है, एक एक्सेप्शन आता है। अब वो एक्सेप्शन क्या है, देखो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो एक्सेप्शन तो आना आम बात है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर, है ना, अगर 10 आ जाए, कि अगर मान लो हमने किसी का इलेक्ट्रॉनिक सम किया और 10 आ जाए या 16 आ जाए, तो ये तो हो क्या है, क्या ये तो है इवन नंबर, राइट। ये 10 और 16 है क्या, ये इवन नंबर है। लेकिन ये इवन नंबर होने के बाद भी ये क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। इसको तो कहना चाहिए था डायमैग्नेटिक, पर ये डायमैग्नेटिक ना कहला के पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। क्लियर है। अब बोलोगे सर कोई एग्जांपल दो, ऐसा कैसे समझ जाए। देखो, O2 मान लो, O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 होता है। O2 है मतलब 16 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 16 होंगे। अब 16 इलेक्ट्रॉन है, होना तो चाहिए था डाई मैग्नेटिक, पर एक्सेप्शन क्या कहता है, ये डाई मैग्नेटिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, राइट। अब एक और एक्सेप्शन लेते हैं। अब अगर हम ले लें H2 प्लस, क्या ले लें, H2 प्लस। अब बोलोगे सर H2 प्लस है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, और प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया होगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। प्लस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, चला गया है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, एक होंगे, और ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। तो इसमें आप ये सब ध्यान रखना कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, है कि, है ना। मान लो Mg+2 लिख दिया मैंने, Mg+2 लिख दिया मैंने। अब Mg+2 का मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। कहना चाहिए था डायमैग्नेटिक, पर ये हो जाएगा क्या, पैरामैग्नेटिक। लेकिन सिर्फ मैंने अगर Mg लिखा तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 हो जाएंगे, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं लगेगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो बस एक्सेप्शन याद रखो कि 10 और 16 में एक एक्सेप्शन लगता है, और कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर है। तो अब आते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर फॉर्मल चार्ज हमें निकालने बोले तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम समझ जाएंगे कि कैसे अपन निकालते हैं। ये क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले अपन निकालते हैं कार्बन का फॉर्मल चार्ज। देखो, कार्बन का अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कार्बन है, 2 और 4, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको क्या करना है, 4 लिख लो आप। उस फिर देखो कि ये कार्बन जो है कितने बॉन्ड से कवर्ड है, या फिर ये बोलो कि कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है। तो देखो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग रखा है और 4 बॉन्ड बनाया। सिंपल सी बात है, बॉन्ड का मतलब भी क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर किया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयरिंग किया होगा, है ना, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। तो हमें चेक करना है सिर्फ कार्बन का, ऑक्सीजन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को चेक करना है।
तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो यही हो गया इसका फॉर्मल चार्ज। अब मान लो हमें पूछ दे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालो इसी क्वेश्चन में, तो क्या निकाल कैसे करना है? सबसे पहले तो इस एलिमेंट का क्या देखो, लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे हमें? 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अब 6, अब ये देखो ये जो ऑक्सीजन है वो कितने इलेक्ट्रॉन से कवर्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। देखो यहाँ पर ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, ये 2 ऊपर लोन पेयर में है, इधर 2 लोन पेयर इधर है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। तो 6 माइनस 6 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। उस वाले में देख लिया हमने कि कितने कार्बन है कितने ऑक्सीजन का फ्लोर फॉर्मल चार्ज था वो कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे, 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, तीनों में लोन पेयर भी प्रेजेंट है और एक में डबल बॉन्ड अटैच है और एक में सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। पहला इलेक्ट्रॉन, ये मान लो ये पहला ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा ऑक्सीजन नहीं है, तीसरा ऑक्सीजन है। अब बोल दूं मैं पहला ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालो, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो उसका और देखो कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं सेकेंड ऑर्बिटल पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस करना है किसके साथ, जितना इलेक्ट्रॉन से वो शेयरिंग रखा होगा। 2 इधर लोन पेयर 2 इधर लोन पेयर 4 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग इधर बनाया है, तो टोटल कितने हो गए 6। तो 6 माइनस 6 करेंगे तो 0, ये हो जाएगा वन फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। अब सेकंड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 6 माइनस क्या करना है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग रखा है, इधर 2 वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग रखा है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, टोटल मान कितना करोगे 5। 6 माइनस 5 का हो जाएगा +1 आएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले के लिए। तो थर्ड वाले के लिए अपन को क्या करना है, उसी तरह 6 लिखना है, माइनस करना है कितने जितने इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयरिंग रखा होगा। अब देखो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग रखा है, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर वाला है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर वाला, 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर वाला, 1 इलेक्ट्रॉन तो आएगा इधर से लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन ये, मतलब 7 वो हो गया। तो 6 माइनस 7 करेंगे तो टोटल कितना -1 आएगा रिजल्ट, और यही हमारा आएगा फॉर्मल चार्ज। तो हमने फॉर्मल चार्ज निकालना तो अब सीख लिया होगा, अब है ना, कोई दिक्कत तो अब नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मल चार्ज में आपको। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है और हमने यहाँ पास बहुत कुछ चेक कर लिया कि एटॉमिक साइज कैसा होता है, डिपेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंडेंट होता है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख लिया कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही पूरा बना दिया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, है ना, ये सब कुछ हमने देखा है, इस परसेंटेज देखा, पाई बॉन्ड देख लिया, ये सब हमने सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते गए हैं, है ना। हमने पोलराइजेशन पढ़ा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, डाइपोल मूवमेंट किया वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, बैक बॉन्डिंग सीखा उसमें भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, उसके बाद हम थर्मल स्टेबिलिटी पे आए, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखा, कुछ एक्सेप्शन था वो भी कंप्लीट किया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, और अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन रिएक्शंस को देखेंगे कि किस तरह रिएक्शन होता है और क्या एक्सेप्शन और आता है वो भी अपन चेक करेंगे, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट जरूर करना, एंड थैंक यू।